सो देर बच्चों, हमने कल राउल्स लॉ के क्वेश्चन किए थे बेटा। हमने दोनों तरह का राउल्स लॉ कर लिया। हमने राउल्स लॉ फॉर लिक्विड इनटू लिक्विड टाइप सॉल्यूशन दैट इज वॉलेटाइल सॉल्यूट और सॉलिड इनटू लिक्विड टाइप सॉल्यूशन दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, दोनों के ऊपर बेस्ड हमने राउल्स लॉ कर लिया। बेटा आज का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लोग इसका मरवाते रट्टा करवाएंगे सिर्फ 15 मिनट में, मैं करवाऊंगा आपको 1.5 घंटे में, ठीक। लेकिन 1.5 घंटे में बेटा मैं उसका एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक, एवरी सिंगल थिंग। और रट्टा मारे बगैर कैसे पता चलेगा कि इसमें किस तरह की डिविएशन होगी, वो मैं आपके साथ क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशंस। हमारा टॉपिक है कि आइडियल सॉल्यूशन किस चीज को कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशंस। सी, आइडियल सॉल्यूशन की जहां तक बात करें, आइडियल सॉल्यूशंस वो होती हैं बेटा which obeys Raoult's law at every temperature and pressure। मैंने क्या कहा कि आइडियल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन which obey Raoult's law at every temperature and pressure, जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे रॉल्ट्स लॉ को ओबे करती हैं, उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी अब रॉल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि उसमें सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। और उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर मैं देखूं, दैट इज फ्लूइड, that will be mole fraction of, that is vapor pressure in pure state into mole fraction of solute। ये रहेगा हमारे पास, got it, ये हमारे पास रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये है बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो ए के ही प्योर स्टेट के प्रेशर और उसी के ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यानी ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बी कितना है कितना नहीं, हाँ अमाउंट पे तो डिपेंड करेगा, बट बी के साथ आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगी, जब हमारे पास राउल्ट्स लॉ ओबे होगा, यानी पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पीए डिग्री एक्स ए प्लस पीबी डिग्री एक्स बी। जब ये फॉलो होगा तो हम समझ लेंगे कि राउल्ट्स लॉ फॉलो हो जाएगा। अगर हमारे पास ये लगेगा तो हम क्या कहेंगे कि राउल्ट्स लॉ जो होगा वो फॉलो हो जाएगा। गॉट इट और नॉट। सो दिस विल गिव अस द राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ होने के लिए क्या होना चाहिए बेटे, होना ऐसा चाहिए कि देखो जितनी फोर्स बिफोर द फॉर्मेशन, फोर्सेस बिफोर द solution, before the solution should be equal to forces after the solution, forces after the solution। जब बेटे हमारे पास ऐसा हो जाए कि forces before the solution is equal to forces after the solution, मतलब जब हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया बेटा, एक था ए का बॉन्ड था ए के साथ, और एक था बेटा बी का बॉन्ड था बी के साथ, ठीक। और जब ये आपस में जोड़े तो हमारे पास एक नया बन गया ए टू बी। तो यहां पे ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिटवीन, यानी आप बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू ए और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी टू बी। जब अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होगा, ठीक, तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब बात ये आती है, देखो बेटा यहां पे लोग मरवाएंगे तुम्हें रट्टा, इसमें होता है इसमें होता है, आपने रट्टा नहीं मारना, आपने कॉन्सेप्ट से समझ लेना है, कॉन्सेप्ट से समझिएगा कि किस में किस तरह से। देखो बेटा बहुत सिंपल बात समझना,
कि हमने ये कहा कि फोर्सेस सेम रहनी चाहिए, ये तभी हो सकती है अगर आप एक नॉन पोलर चीज को, किसी नॉन पोलर चीज को किसी दूसरी नॉन पोलर चीज में डाल दोगे। इफ अ नॉन पोलर सब्सटेंस इज एडेड टू अनदर नॉन पोलर सब्सटेंस, तो हमारे पास बेटा आइडियल सॉल्यूशन बना करती है। जैसे नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालना, जैसे मान लो बेंजीन को आपने किसमें डाला, बेंजीन को आपने टोलुइन में डाल दिया, बेंजीन इज एडेड टू टोलुइन। अब बेंजीन भी नॉन पोलर है और टोलुइन भी नॉन पोलर है। इसी तरह हेक्सेन को आपने डाल दिया किसमें, हेप्टेन में। अब देखो बच्चे, हेप्टेन भी नॉन पोलर है, हेक्सेन भी नॉन पोलर है। तो ऐसी जगह, ऐसी चीजें जहां पे आपके पास नॉन पोलर को नॉन पोलर में मिक्स कर दें, वहां पे बेटा हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हम सिमिलर पोलैरिटी वाली चीजों को मिक्स करें, सिमिलर पोलैरिटी वाली चीजों को मिक्स करें, तो भी बेटे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हमारे पास पोलैरिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, तो भी बेटे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। अब सर पोलैरिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब बता दो सर। देखो बेटा, पोलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब है जैसे इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। अब देखो बेटे क्या है, इथाइल क्लोराइड में जितनी पोलैरिटी है, इथाइल ब्रोमाइड में भी लगभग पोलैरिटी सेम ही रहेगी। ठीक उतनी ही पोलैरिटी हमारे पास इसमें रहेगी। ठीक है जी, क्लियर। इसी तरह से अगर आप बोले ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा है और या फिर आयोडोबेंजीन लगा है, अब इनकी पोलैरिटी भी सिमिलर सी होगी। देखो बेटा, एग्जैक्ट सेम पोलैरिटी तो हो नहीं सकती और एग्जैक्ट सेम बॉन्ड एनर्जी तो हो नहीं सकती, सिमिलैरिटी हो सकती है। तो देखो बेटा, दो चीजें हैं, या तो आपको नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालना है तो आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है, और या फिर जब पोलैरिटी सिमिलर हो तो आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। पहली बात, पोलर को पोलर में डाल दो, या फिर दूसरी बात, अगर तुम पोलर डालने हैं, पोलर की पोलैरिटी लगभग सेम होनी चाहिए, और या उनकी पोलैरिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए, तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन जो की है वो बन जाती हैं। उम्मीद करता हूं पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरह से बेटे, अगर मेरे पास हम ऐसा कर ले कि यहां पे डाल दें, एक और सॉल्यूशन बना ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CH2, दोनों नॉन पोलर है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CH2 दोनों ही नॉन पोलर है, तो ऑटोमेटिकली नॉन पोलर में कोई नई फोर्स बनी नहीं, वैसे सिमिलर पोलैरिटी वालों में कोई नई फोर्स बनी नहीं, तो इसमें फोर्सेस बिफोर द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द फोर्सेस आफ्टर द रिएक्शन। और ऐसे केस में जो हमारी सॉल्यूशंस हैं वो बेटे रॉल्स लॉ ओबे करेंगी एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज क्या होंगी ऐसी सॉल्यूशंस की, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज की बात करनी है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो क्या होगी, ऐसा सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे, ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, हीट करते हुए डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग विल ऑलवेज बी जीरो। मतलब क्या होगा बेटा, जितनी फोर्स पहले थी उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी, जो फोर्स बाद में बनी उससे उतनी एनर्जी रिलीज हो गई, तो बेटा जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई थी उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। इसमें नेट चेंज इन, यू कैन से मिक्सिंग, डेल्टा H यानी एनर्जी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इज जीरो। बोलो क्लियर बेटे। अगली बात, अगली प्रॉपर्टीज में ये रहेगी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक सेकंड प्रॉपर्टी ये रहेगी कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करते हुए वॉल्यूम का चेंज इज ऑल्सो जीरो।
मिक्स करते हुए वॉल्यूम का चेंज इज ऑल्सो जीरो। इनको मिक्स करते रहो, वॉल्यूम का चेंज जीरो रहेगा। मतलब अगर आपने इसमें 10 मिलीलीटर कोई चीज डाली किसी दूसरी 10 मिलीलीटर में, तो आपका रिजल्टेंट 20 मिलीलीटर ही मिलेगा। सर ये कैसी बात बताई आपने? अब भाई 10 को 10 में डालेंगे तो 20 ही तो मिलेगा। नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 को 10 में डाल के 90 भी मिलता है, कई बार 22 भी मिलता है ना, 2% एक्स्ट्रा। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जितनी वॉल्यूम डालोगे उतनी रहेगी, मिक्सिंग का डेल्टा भी सेम है। लेकिन खास बात यह है कि डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, देखो बेटे जब भी कोई सॉल्यूशन बनाएंगे एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी। ठीक, सॉल्यूशन बनाने से एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। दैट कैन नेवर बी जीरो, इट इज ग्रेटर देन जीरो। ये बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये बात हमेशा ध्यान रखनी। ठीक है जी, क्लियर? ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आता है। तो क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग जो होता है दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक, सॉल्यूशन कोई मर्जी बन रहा हो, डेल्टा एस इंक्रीज होता है, बशर्ते अगर गैस को डिसॉल्व करोगे तो डेल्टा एस क्या होता है, डिक्रीज होता है, अदरवाइज डेल्टा एस डिक्रीज नहीं होता। सॉल्यूशन बनते डेल्टा एस इंक्रीज ही जनरली होता है, क्योंकि यहाँ तो राउल्ट्स लॉ में गैस सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की, वो तो हेनरी लॉ में हो जाता है। हमने यहाँ पे सॉलिड को सॉलिड में या सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करने की बात कही थी। क्लियर हो गई बात? इसलिए ऐसे केस में डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज मोर। अब अगली बात देखना बेटा, अगली बात आती है यहां पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, इसका ग्राफ देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का ग्राफ कैसा होगा, बुक्स में नहीं दिया होता। देखो बेटे, मान लो ये जीरो लाइनर है, यानी ये वैल्यू जीरो है। ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, इसकी बात हो। ऑब्वियसली क्योंकि यहां डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो है, तो जीरो लाइनर विल शो अस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। तो ये हमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग बताएगा बेटा। दूसरी बात, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो ग्राफ ऐसे करके बनेगा। ये बन गया बेटा आपके पास ग्राफ ऑफ डेल्टा एस, यानी वो पॉजिटिव होगा, जीरो से ऊपर होगा। यहां पे प्योर चीजें हैं और यहां सॉल्यूशन है, तो बेटा ये ग्राफ जो हो गया, ये वाला पार्ट हो गया टी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग का। इसका टी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग का। बेटा जैसे +1 में पढ़े होंगे कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है जी, तो एक बात देखो, हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू तो यहां जीरो आ गई है ना जी, डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, जीरो, माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो बोलो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? बेटा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये कौन सा शो कर रहा है, ये डेल्टा जी शो कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है। बेटे समझ में आता है? तो ये थर्मोडायनेमिक जीरो लाइनर पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, टी डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और उस वजह से डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, वो नीचे आएगा। नाउ ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ, इन सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ है, ठीक, ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ, ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ जो कि हमने बनाया था वो वैसा ही रहेगा। जैसे देखो बेटे, हमारे पास ये ग्राफ रॉल्ड्स लॉ का ऐसे बना करता है, जैसे कि आपको याद होगा, ठीक है जी, ऐसे बना करता है। ठीक, इस साइड वेपर प्रेशर होता है, इस साइड बेटा मोल फ्रैक्शन हम बी का बढ़ा देते हैं, तो हम यहां बोलते हैं यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0 है। ठीक है जी, जबकि इस साइड हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
वो 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो 0 है। तो इस साइड ये दोनों वेपर प्रेशर होते हैं ऊपर की साइड को, इस साइड हमें प्योर ए मिलेगा, हमने पढ़ लिया था ये बात बेटे। इस साइड हमें प्योर ए मिलेगा और इस साइड हमें प्योर बी मिलेगा। तो एक साइड प्योर ए, एक साइड प्योर बी। अब ये ऑब्वियस सी बात है मेरे पुत्र कि यहां पे अगर हम देखेंगे वो पी ए डिग्री होगा, ठीक, यहां पे होगा पी ए डिग्री, दिस इज पी ए डिग्री। और यहां देखेंगे तो ये पीबी डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे प्योर बी का प्रेशर, यहां प्योर ए का प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए का कम होता रहा तो उसका प्रेशर भी कम होता रहेगा। इससे जाते बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो ए के मोल फ्रैक्शन कम होगा। अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो ये भी कम होता जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे 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 आता रहेगा। और यहाँ पे जहां ए 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, वहां पे प्रेशर ऑफ ए विल आल्सो बी 0। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। वैसे ही यहां प्योर बी का प्रेशर होगा, ठीक, और इस साइड जाते बी कम होता जा रहा है तो बी का प्रेशर कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, यहां पर आकर के ये भी 0 हो जाएगा जहां बी है ही नहीं। और इनके टॉप्स को मिला दोगे तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसा ये पहले भी तुम्हें समझाया था, ये ग्राफ किसके लिए, पी ए के लिए, ये ग्राफ किसके लिए, पी बी के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए, पी टोटल, दैट इज पी ए प्लस पी बी। तो बेटा ध्यान से समझो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है बेटा। बेटा आइडियल सॉल्यूशन वो होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं विच ओबे राउल्स लॉ एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये वाला लॉ उसमें ओबे होगा। हम ये भी कह सकते थे यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे होता ये है वेपर pressure, observed vapor pressure is equal to calculated vapor pressure या experimental vapor pressure, जो experimental calculate के बराबर है। यानी हमने जो इस कैलकुलेशन से निकाला, एक्सपेरिमेंटली देखा, वही वेपर प्रेशर आ रहा था, तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो गई। ये तब बन सकते हैं अगर फोर्सेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन is for forces after the formation of solution, yani bond energy of A to B should be equal to bond energy of A to A or B to B। ये तब हो सकता है अगर किसी नॉन पोलर को आप नॉन पोलर में मिक्स कर दें और या फिर सिमिलर पोलैरिटी वालों को मिक्स कर दें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। और रही बात इनकी प्रॉपर्टीज की, तो ऐसी सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग will become 0, यानी ये सॉल्यूशन ना तो हीट अप होगी ना कूल डाउन होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0, मिक्स करते हुए वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा, लेकिन एंट्रोपी चेंज हमेशा होगा और एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का ग्राफ ऐसा, राउल्स लॉ का ग्राफ ऐसा, एग्जांपल मैंने यहां देखिए। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पर यहां पे एक लास्ट बात जो बहुत खास बात है, जो तुम्हें बतानी है मुझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो ध्यान देना बेटा। जो सबसे खास बात हमारे पास यहां रहे, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड बेटे। आई थिंक सो नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देखो बेटे, इसका मतलब ये है, खास बात ये है कि जब हम इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं तो ना तो ए की फोर्सेस में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ना बी की फोर्सेस में ज्यादा फर्क पड़ रहा है।
तो जिस टेम्परेचर पे ए पहले बॉयल होना था उसी पे ए पहले बॉयल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे बी पहले बॉयल होना था उसी पे बी। इसमें ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास, इसको ग्राफिकली समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जब सॉल्यूशन बन रहा है, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री था और मान लो इंडिविजुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था। जब सॉल्यूशन बना तो ये 60 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा और ये 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, यानी इसमें फोर्सेस तो नहीं बनी, नहीं, लगभग वही फोर्सेस रही हैं, इसलिए फोर्सेस में फर्क आया नहीं। सो दे विल बॉयल एट देयर ओन टेम्परेचर। तो खास बात याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिल्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी डिस्टिल्ड, कैन बी डिस्टिल्ड। आइडियल सॉल्यूशन को डिस्टिल किया जा सकता है। देखो बेटे, कई लोग जो है ना डिस्टिलेशन का ग्राफ यहीं पे शो करते हैं आपके साथ, जबकि आपको बॉइलिंग पॉइंट कर्व पता नहीं होता, ड्यू पॉइंट कर्व पता नहीं होता, तो बेटा यहीं पे फिर ग्राफ शो करने का कोई फायदा होता नहीं। मैं इसको ग्राफिकली बाद में करवाऊंगा तुम्हें, पर तब करवाऊंगा जब आपको बॉइलिंग पॉइंट करवा लूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट करवा लूंगा, फिर मैं इस पे दोबारा एक बार जरूर बताऊंगा तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इजी फॉर्म्स। पर फिलहाल आइडियल सॉल्यूशन जो यहां पे होगा, आइडियल सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिल्ड, यानी इसको आप क्या कर सकते हो, अपने अपने टेम्परेचर पे बॉयल करवा सकते हो, यानी ए अपने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, बी अपने पे, इनको सेपरेट आउट कर सकते हो बाय डिस्टिलेशन से। और इसीलिए इनको बोला जाता है बेटा जियोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? जियोट्रॉप्स। बेटा जियोट्रॉप्स वो होते हैं विच कैन बी डिस्टिल्ड, जिसको डिस्टिल किया जा सकता है, which can be distilled, they are called as zeotrophs। अभी फटाफट से मेरे को बोल दो, आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। जिसको कोई भी बात जाननी है वो पूछ सकता है मुझसे। ओके ओके, नाउ मूविंग फर्दर। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अगली बात पढ़ेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग इज deviation from the ideal behavior। ठीक, deviation from the ideal behavior, deviation from ideal behavior। बेटा आइडियल बिहेवियर में जो डिविएशन आएगी, ठीक, देखो बेटा कोई भी चीज दुनिया में आइडियल तो होती भी नहीं है, हालांकि जिनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं वो भी 100% आइडियल तो नहीं होती, ठीक, बट येट दे बिहेव समवट लाइक आइडियल। अब बात करेंगे डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देखो बेटा आइडियल बिहेवियर में ना दो तरह की डिविएशन पाई गई। पहली तरह की डिविएशन जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। पहली तरह की डिविएशन जिसको बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और ऐसे दूसरी तरह की डिविएशन होगी नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नाउ पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डिविएशन? बेटा पॉजिटिव डिविएशन का मतलब होगा कि वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व
is greater than vapor pressure. Theoretical मतलब calculated. ठीक, मतलब यहां पे ये होगा कि हमारा जो रॉल्स लॉ बोलता था दैट इज पीए इज इक्वल टू, बोलता था ना बेटा, बोलता था इक्वल टू पीए डिग्री एक्स ए प्लस पीबी डिग्री एक्स बी। ये रॉल्स लॉ बोलता था, ये कह रहा है कि अब जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो इससे ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये ऐसा होना चाहिए था, पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा। इसी को बेटे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब हुआ व्हेन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज मोर देन थ्योरेटिकल, यानी राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आया। अब ये कब हो सकता है? रीजन, ठीक, इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। रीजन बेटा, रीजन तो ये हो सकता है, मान लो हमारे पास जो ए टू ए फोर्सेस थी या बी टू बी फोर्सेस थी, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, दीज बोथ वर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये भी स्ट्रॉन्ग होती होंगी, ये भी स्ट्रॉन्ग होती होंगी, लेकिन जब आपने इसको ए से बी के साथ मिक्स किया तो जो फोर्सेस आ गई वो फोर्सेस वीक आ गई। वो फोर्सेस कैसी आ गई? वीक। तो हुआ क्या कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वीक फोर्सेस। ठीक है जी। तो उससे क्या हुआ कि पहले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी, पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखते थे, तो पार्टिकल उड़ नहीं पाते थे, वेपर प्रेशर कम होता था। लेकिन जब ए को बी में डाल दिया, ठीक, ए को बी में डाल दिया तो क्या हुआ? वीक फोर्सेस बन गई, तो पार्टिकल उड़ गए, यानी उनका वेपर बनना इजी हो गया। यानी यहां पे ये बोल सकते थे कि फोर्सेस before the formation of solution, before the solution is greater than forces after the solution. solution बनने के बाद बेटे जो फोर्सेस हैं, सॉल्यूशन बनने से पहले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी और सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्सेस कुछ हद तक वीक हो गई हैं। ठीक है जी। तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डिविएशन बेटे। So this will be called as positive deviation, that forces before the solution is forces after the solution बच्चे। क्लियर? अब ये फोर्सेस कब हो सकती बेटा वीक? ये इंटरेस्टिंग बात है, ये फोर्सेस वीक कब हो सकती हैं? पॉजिटिव डिविएशन हमारे पास हो कब सकती है, हमें ये समझना है। देखो बेटा, फोर्सेस वीक कब हो सकती है? देखो, फोर्स वीक होने का मतलब तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास या तो दो चीजें हो सकती हैं। एक बात, हमने किसी पोलर चीज को किसी नॉन पोलर चीज में डाल दिया। अब आपको पता है पोलर और पोलर की अपनी फोर्स होती है और नॉन पोलर की अपनी फोर्स होती है। ठीक, ऑब्वियसली अगर किसी पोलर को नॉन पोलर में डाल दोगे तो फोर्सेस वीक होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने क्या किया, एक था इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास था, एक हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक, और दूसरा हमारे पास हो गया साइक्लोहेक्सेन। इन दोनों को मिक्स कर दिया, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इथाइल अल्कोहल में देखते तो पहले इथाइल अल्कोहल ऐसे होता है C2H5OH, और अगला यहां पे होता C2O5, ये अगला यहां पे होता, ऐसे करके होता। और बेटे आप देखो इसके बीच में पहले जब कुछ नहीं डाला था तो आपस में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते। अब आपने क्या किया, आपने इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दिया। अब साइक्लोहेक्सेन बीच में आ गया भाई, उसने ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए,
ऐसे तोड़ के यहां बीच में आ गया साइक्लोहेक्सेन, ऐसे तोड़ के यहां बीच में आ गया साइक्लोहेक्सेन। तो पहले के मुकाबले फोर्सेस क्या हो गई बेटा, पहले के मुकाबले फोर्सेस वीक हो गई। ठीक, ऐसे अगर एक पोलर को नॉन पोलर में डालोगे, जैसे और एग्जांपल ले लो, एसीटोन हो गया, एसीटोन इज समवट पोलर, एसीटोन होता है CH3CO CH3, ये पोलर है, थोड़ा यहाँ पर पोलर है, इसको डाल दिया CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड, अगेन बेटा नॉन पोलर। तो हमने क्या किया, एसीटोन को CH2 में डाल दिया, या फिर CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, और इसको डाला CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ऐसे केस में बेटा हमारे पास क्या होगा, ऐसे केस में हमारे पास एक पोलर को नॉन पोलर में डालने से हमेशा फोर्सेस वीक हो जाती हैं, ये एक बात। और या फिर दूसरी बात, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस, या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो जाए। जैसे अगर मान लो आपने इथाइल अल्कोहल को बेटे वाटर में डाला, अभी क्या होता है, वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जैसे ये वाटर है, ठीक, सो दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, 4 बनाता है। लेकिन जैसे इथाइल अल्कोहल में इसको डालते हैं वाटर को, ठीक, तो बस अब ये क्या करेगा, ये देखो इथाइल अल्कोहल मैंने वाटर में डाला है, प्लीज इधर ध्यान देना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कभी भी। ठीक, आप देखोगे इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना, एक हाइड्रोजन ये बना, यानी पहले कहां वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, यहां वाटर सिर्फ कितने में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पहले के मुकाबले डिक्रीज हो गया है, और इसकी वजह से फोर्सेस वीक हो गई हैं, और फोर्सेस वीक होने से आपकी पॉजिटिव डिविएशन हो गई है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो करने का, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारा कुछ करने। यस यस, सिद्धार्थ क्या प्रॉब्लम आई भाई, सहज। सर वो गलती से मैंने लिख दिया सर, ये बाय लिखना। देखो बेटे सहज, ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे देखिए, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और हाइड्रोजन के थ्रू बन सकता है, एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब हमने इसको अल्कोहल के बीच में डाला, तो एक यहां और यहां सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए। तो पहले 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में बनते थे, अब 2 बने, तो एक्सटेंट कम हो गया ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, एक्सटेंट कम हो जाएगा, तो डिविएशन कैसी होगी, पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगी। बोलो अभी क्लियर हो गया कि नहीं। अब अगली बात, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज क्या होंगी सॉल्यूशन। देखो बेटा वेरी वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। पहले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग का मतलब तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा, और जो फोर्स बनी है वो वीक है। फोर्स बनते एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हुई कम, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ज्यादा, एनर्जी रिलीज कम, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, एनर्जी रिलीज कम, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा। तो कहने का मतलब यहां है कि एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर पहली बात आएगी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। क्यों, दोबारा बता रहा हूं, वीक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी ज्यादा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, जबकि एनर्जी रिलीज इज लेस। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग का कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बेटा। ठीक, यानी
ये सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हो, ठीक, यानी एंडोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज देयर, एंडोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए बनते बनते भैया हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी, सॉल्यूशन कूल्स डाउन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ठीक, सॉल्यूशन cools down during the formation, during the formation। बनते बनते बेटे ये हम बाहर से अगर इसको नहीं दे रहे एनर्जी, भैया इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बाहर से आप एनर्जी दे नहीं रहे, अगर दे नहीं रहे तो उसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो ये अपनी एनर्जी यूज करेगी और धीरे धीरे कूल डाउन होती चले जाएगी। तो सॉल्यूशन कूल्स डाउन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर कम होता जाएगा। देखो बेटे जनरली जब बहुत गर्मियां होती है तो आपको हिदायत दी जाती है ग्लूकोज पियो, है ना बेटा? क्यों भाई? एक काम करना, आज ना मेरी एक बात समझना, ध्यान से समझना। आपने क्या करना है कि आपने ना 3 ग्लास ले लेने, सेम वाले स्टील के ग्लास लेना, ठीक, स्टील के ग्लास लेना, सेम ग्लास लेना, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना, बट एक में भर भर के 2 चम्मच ग्लूकोज के डालना, इसके ग्लूकोज के, एक में भर भर के 2 चम्मच नमक के डाल देना, NaCl के, और एक एसिड देने देना। क्या बोला मैंने? एक में ग्लूकोज डाल देना, ठीक, एक में NaCl डाल देना और एक एसिड रहने देना। अब आप देखोगे कि जो ग्लूकोज वाला ग्लास है वो ज्यादा ठंडा होगा। ग्लूकोज ग्लास, देखो बोलते ना गर्मियों में ग्लूकोज पीना चाहिए भाई, क्यों? ये ठंडक देगा। क्यों? उसके बनते समय सॉल्यूशन एंडोथर्मिक। क्यों भैया? ग्लूकोज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड थे 4, देखिए ग्लूकोज में जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे उससे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे, पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगी, पॉजिटिव डिविएशन होने से हीट एब्जॉर्ब होगी, सॉल्यूशन बनते बनते थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं भी बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो रिस्पेक्टिवली इट विल बी कूलर। क्लियर? ये पहली बात। दूसरी बात यहां पे डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग, मिक्स करते हुए डेल्टा V जो होगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ऑल्सो, यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। यहां पे अगर हम 10 मिलीलीटर एक चीज की डालेंगे, ठीक, और 10 मिलीलीटर दूसरी चीज की डालेंगे और हम ये सोचेंगे ये 20 हो जाए, नो, इट विल बिकम ग्रेटर देन 20, ठीक, ये आपके पास समझो विल टर्न टू 22 मिलीलीटर, होना चाहिए था 20, पर कितना हो गया? 1% एक्स्ट्रा, है ना भाई? यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफर है हमारे पास। क्यों? देखो बेटा पहले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी तो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा था, वॉल्यूम कम था। अब फोर्सेस वीक हो गई तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को थोड़ा छोड़ देंगे, तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले जाएंगे, दूर जाने से उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। समझ में आई? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ जाता है वॉल्यूम। और डेल्टा एस तो आपको पता ही है, वो तो जिंदगी में हमेशा ही क्या रहेगा? डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक। तो इसके थर्मोडायनेमिक ग्राफ क्या बनेगा? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का ग्राफ क्या बनेगा? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, डायनामिक पैरामीटर्स का ग्राफ, देखो बेटा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ग्राफ ऐसे होगा, जीरो लाइनर है भैया, पर अब कुछ भी जीरो नहीं है। डेल्टा एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये ऑब्वियस डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव है ही है, सो ये बन गया डेल्टा एक्स के लिए, ठीक है जी। देखो बेटे एक बात समझने का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें ये अच्छे से पता है कि
डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक। ऐसे ही अश्विनी सर यार वो चीजें लेट करवाते जो और जल्दी जल्दी करवाते हैं, रीजन मेरी डिटेलिंग और बाकी की डिटेलिंग में फर्क ही बहुत ज्यादा है। किसी ने नहीं समझाना है ग्राफ को, ठीक। और ये छोटे छोटे ये आपके कंपटीशन में नंबर्स को बहुत बड़ा चेंज देते। See, one question means 4 marks, isn't it? And that means 4,000 ranks. बेटे कहा जाता है आमले का खाया हुआ, सियानों का बताया हुआ और अश्विनी सर का पढ़ाया हुआ कि लेटर ऑन समझ में आता है। समझ में आई बात? जब पेपर आता है ना सामने तब पता चलता है हे भगवान इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मेरे को मिले, ठीक, जो औरों को नहीं पता होते, बहुत कम लोगों को। ऐसा तो है ही नहीं कि भैया कईयों, सभी लोग मेहनती होते हैं भाई, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखो अब यहां पे ये क्या था, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मैंने यहां लगा। अब खास बात थी ये थी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसका भी बेटा मैंने यूं ही बनाना था, ठीक। ये टी डेल्टा एस मिक्सिंग का ग्राफ है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं इसको ये लिख देता, इसको ये लिख देता तो क्या ये फिजिबल होता? क्या टी डेल्टा एस नीचे होता? नहीं होता। क्यों? आपको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव होते अनफेवरेबल क्राइटेरिया होता है। +1 में पढ़े हो, फॉर द यू कैन से फेवरेबल थिंग, कोई भी फेवरेबल सॉल्यूशन, कोई फेवरेबल रिएक्शन होने के लिए डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, लेकिन यहां पॉजिटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये फेवरेबल है, ठीक, ये फेवरेबल है। और अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है यानी अपने आप बन रहा है तो फेवरेबल क्राइटेरिया ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, बीच में ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव हो पाएगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव इफ टी डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा एच। इसलिए ऊपर वाला ग्राफ टी डेल्टा एच होना चाहिए, ऊपर वाला डेल्टा एच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे जा सकता है, ये ऊपर ये दे दे और नीचे ये दे दे तो रॉन्ग हो जाएगा। और डेल्टा जी तो बेटा नीचे रहना ही रहना है, उसका सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तभी बन रहा है ना। हम कौन सा इसको हीट करके बना रहे हैं, ना हम इसको हीट करके बना रहे हैं, ना कूल करके बना रहे हैं, ठीक। हम तो इसको रूम टेम्परेचर पे बना रहे हैं, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं बस। तो अगर बन रहा है सॉल्यूशन वो तभी बन सकता है डेल्टा की नेगेटिव हो और नेगेटिव होगा वो तभी हो सकता है टी डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पता था आइडियली जो रॉल्स लॉ का ग्राफ होना चाहिए था, अभी हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये वेपर प्रेशर होता है, ये भी वेपर प्रेशर होता है और ये मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ XA1 होता है, यहाँ XB1 होता है, यहाँ XB0 होता है, यहाँ XA0 होता है। और हमने ये बोला यहाँ वाला ग्राफ यहां से नीचे जाता रहता नीचे जाता रहता, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ वाला ग्राफ ऐसे करके यूं 0 हो जाता और ये ऐसे करके ग्राफ बनना चाहिए था, जो कि हमारे पास ऐसा ग्राफ होना। ये जरूरी ग्राफ नीचे हो ऊपर हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। वो तो ये होता है कि वॉलेटिलिटी का फर्क होता है, इसलिए ग्राफ में थोड़ा सा स्लोप आती है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि इसमें स्लोप आए, ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि इसमें स्लोप आए।
सर अगर पेपर So this was the ideal graph we had, but actually यहाँ पॉजिटिव डिविएशन है। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है कि हमारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर इस आइडियल से हमेशा ज्यादा रहेगा जब भी सॉल्यूशन होगी, यानी ग्राफ में ऐसे करके वेपर प्रेशर ज्यादा ही रहेगा, इस तरह से इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा ही रहेगा। ठीक है जी, तो टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा ही रहेगा। तो इसका ग्राफ जो है ये ग्रीन वाला ग्राफ आएगा, यानी गुब्बारे थोड़े ऊपर से फूले हुए दिखा देंगे कि एक्सपेक्टेड से ये ब्लैक जो है ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, बट हमारा ग्राफ आएगा ग्रीन वाला, ठीक, जिसमें आपके पास वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली बोलने का, जल्दी बोलो जल्दी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात समझ लें, इधर ध्यान दो। जब हमने इसको मिक्स करना शुरू किया, फोर्सेस वीक बननी शुरू हुई। जब इन दो को मिक्स करना शुरू किया, फोर्सेस वीक बनने शुरू हुए। मिक्स करते रहे, फोर्सेस वीक होती रही, मिक्स करते रहे, फोर्सेस वीक होती गई। जैसे मिक्स करते जा रहे हो, फोर्सेस वीक 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 होती जा रही। बेटा एक समय ऐसा आएगा when forces will become weakest, है ना भाई? जब इनमें फोर्सेस कम होती जा रही हैं, एक समय तो ऐसा आएगा ना जब फोर्सेस विल बिकम वीकेस्ट। जब फोर्सेस वीकेस्ट हो जाएंगी तो ए बी को नहीं पकड़ के रखेगा और बी ए को नहीं पकड़ के रखेगा। फोर्सेस ऑलमोस्ट इनमें वीकेस्ट है ही नहीं है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इकट्ठे बॉयल होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, तो क्या इनको डिस्टिल किया जा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब यहां एक खास बात समझनी है। हियर व्हेन फोर्सेस बिकम वीकेस्ट, इसको ऐड करते करते जब फोर्सेस क्या हो गई? वीकेस्ट हो गई। वीकेस्ट हो गई, सो दे बॉयल्स या बोथ द कंपोनेंट, क्योंकि फोर्सेस वीकेस्ट हो गई, है ही नहीं ना ए बी को पकड़ के रख रहा ना बी ए को, दोनों ही उड़ जाएंगे। तो बोथ ए एंड बी यानी दो कंपोनेंट कैन बॉयल at same temperature, can boil at same temperature, can boil at same temperature, so they cannot be distilled, they cannot be distilled। बेटा डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ही क्या होता है? डिस्टिलेशन तभी हो सकती है अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, क्योंकि एट बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बॉइलिंग पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मान लो एक का टेम्परेचर 60 डिग्री है, एक का मान लो 80 डिग्री या 100 डिग्री है, तो पहले 60 डिग्री वाला बॉयल होने लगेगा। जब वो बॉयल होता रहेगा तो बेटे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 60 डिग्री पे, क्योंकि एट बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो 60 डिग्री वाला बॉयल हो जाएगा और 100 डिग्री वाला उसमें पड़ा रह जाएगा, 100 डिग्री वाला उसमें पड़ा रह जाएगा। ऐसे डिस्टिलेशन हो जाती है। पर जब अगर वो दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाएं, दोनों 80 डिग्री पे, तो क्या डिस्टिल किए जा सकेंगे? सो दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड, एंड इफ दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड, दे आर कॉल्ड एज azeotrophs. So they form azeotrophs. Azeotrophs बेटा, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? अगर तुमसे पेपर में ये दो
1000% क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, कुछ भी बोल लो, ये आना ही आना है बेटा। एजियोट्रॉप बोल सकते हैं दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स which cannot be distilled simply, constant boiling mixtures which when subjected to distillation, which cannot be distilled simply, बेटा इनकी डिस्टिलेशन नहीं हो सकती। अगर इनकी डिस्टिलेशन करेंगे तो जिस कॉम्पोजिशन में थे उसी कॉम्पोजिशन में वापस आ जाएंगे, यानी इनकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। यानी एक बहुत सारी बातें एजियोट्रॉप्स में। एजियोट्रॉप क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब समझो कि अगर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, ठीक, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है, ये अलग अलग डिस्टिल होने थे, लेकिन जब इधर सॉल्यूशन में आया दोनों एक ही जगह पे बॉयल हो गए, तो दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। तो पहली बात आई व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप बोलोगे कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स व्हिच व्हेन डिस्टिल्ड कम्स अनडिस्टिल्ड बैक, यानी जिनको हम डिस्टिल नहीं कर सकते, व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। इनके लिक्विड और वेपर्स के अंदर कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है। कॉम्पोजिशन इज सेम इन लिक्विड एज वेल एज वेपर, यानी यहां डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ बराबर हो जाता है। यानी जो मोल फ्रैक्शंस सॉल्यूशन के अंदर होंगे वही मोल फ्रैक्शन वेपर्स के अंदर होंगे। एक डब्बे के अंदर जब हम ऐसा सॉल्यूशन ले लेंगे तो जो इधर मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल फ्रैक्शन यहां हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन द वेपर फेज बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन द सॉल्यूशन फेज। दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं रहता। ये कब बनेंगे? जब फोर्सेस वीक हो जाएंगे, वीकेस्ट हो जाएंगी। तो जब हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, यहां फोर्सेस वीक होती जा रही है। अब फोर्सेस वीक होने का मतलब क्या है? फोर्सिंग वीक होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन फोर्सेस बिकम वीकेस्ट। जब फोर्सेस वीकेस्ट होंगी बेटा, ए बी को नहीं पकड़ेगा, बी ए को नहीं पकड़ेगा, दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे, दोनों उड़ सकेंगे, दोनों बराबर उड़ सकेंगे। जब दोनों बराबर उड़ सकेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, सो उनको डिस्टिल नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स। बेटा उनको डिस्टिल करने के लिए एक स्पेशल तरह की डिस्टिलेशन की जाती है, जिसको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिसको हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक, इसका ना बेटे एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का ना स्पेशली एक लेक्चर मैं सिर्फ यूट्यूब पे डालूंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं बेटा। ठीक, क्यों? क्योंकि बेटा सिलेबस पे नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो जरूर डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें, आपको पता चल सके एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होती क्या है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होती क्या है। बट हमारे सिलेबस में नहीं है, काम की नहीं है। देखना हो, मन की जिज्ञासा शांत करनी हो तो कर लेना, ऐसा नहीं कि सर ने कम नहीं करवाया होना चाहिए बस। ठीक, पहले बताओ एजियोट्रॉप समझ में आया कि नहीं? फटाफट से यस लिखना। सर जो आपने अभी आपने बताया कि डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ दोनों इक्वल हो जाते हैं, मोल फ्रैक्शन वाला, वेपर फेज वाला, वो एक बार रिपीट कर सकते हो आप? मेरे बच्चे देख, मैंने कहा कि इसमें वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन सेम हो गया, वेपर फेज और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन सेम हो गया। बेटे अगर वेपर फेज में और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगा, बेटा देख, लिक्विड फेज में लगता है राउल्स लॉ और वेपर फेज में क्या लगता है? डाल्टन्स लॉ। दोनों ही मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर दोनों ही सेम हो गए तो राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, इन दोनों के फॉर्मूलाज इक्वेट किए जा सकते, दोनों ही सेम हो जाएंगे। बोल समझ में आया मुझे? अब देखो बेटा आगे, अब एक बात खास समझनी है, बहुत खास, वो ये कि जैसे अगर वेपर प्रेशर जो होगा वो यहां बढ़ेगा, ज्यादा हो जाए। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक। बॉइलिंग पॉइंट बेटा एजियोट्रॉप्स के ग्राफ में करवाऊंगा तुम्हें अलग से, ठीक, क्योंकि एक बार में जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको करवाऊंगा। लोग अभी करवा देते हैं, फिर बच्चों को ना ग्राफ जिंदगी में समझ नहीं आता है ना, रट्टा मार ले बात अलग है, पर उनको समझ नहीं आता है बना कैसे ग्राफ, ठीक। तो मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा बेटा, है ना, मैं कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो अपन बॉइलिंग पॉइंट के बाद उन ग्राफ्स को लेंगे जो एजियोट्रॉपिक ग्राफ्स होते हैं, ताकि आराम से क्लियर हो जाए बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ क्या होते हैं, ड्यू पॉइंट ग्राफ क्या होते हैं, उनको मिला के हम एजियोट्रॉपिक ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो अलग से करेंगे। बट अभी फिलहाल आप जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना बेटा। अब एक बात बताता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। अगर ये बॉयल 60 डिग्री पे हो रहा है और ये 100 डिग्री पे हो रहा था इंडिविजुअली, अब जब इन्होंने एजियोट्रॉप बनाया, जब इन्होंने तो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ए भी इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री से कम होगा या 100 डिग्री से ज्यादा होगा? बीच में तो होगा नहीं, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि बीच में तो फिर इसका मतलब ना तो फोर्सेस, या तो फोर्सेस वीकेस्ट बनती हैं या फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट बनती हैं, ठीक। बीच बीच में होगी तो वो डिस्टिल कर जाएगा, अनडिस्टिल होने के लिए वीकेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री से नीचे या 100 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए? बोलो। 60 से नीचे। शाबाश। इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए बेटा, से 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जल्दी पहुंचेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जल्दी पहुंचने का मतलब कम हीटिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा। इसलिए यहां बनते हैं पॉजिटिव डिविएशन वाले जो होते हैं, दे फॉर्म, ये बहुत ध्यान से सुन लेना, दे फॉर्म minimum boiling azeotrophs, minimum boiling azeotrophs। ये ध्यान से सुन लो भैया, ये कंपटीशन में बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं। बेटा दे विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिनका बॉइलिंग पॉइंट ईदर ऑफ द कंपोनेंट से कम है। क्या बोला? जिनका बॉइलिंग पॉइंट ईदर ऑफ द कंपोनेंट से कम है, दोनों से ही कम है, इससे भी दोनों से कम है, तो मिनिमम बॉइलिंग। समझ में आई? क्यों हुआ मिनिमम बॉइलिंग? क्योंकि भैया इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। उससे क्या हुआ बेटा? वेपर प्रेशर ज्यादा होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जल्दी पहुंचेगा, हमें हीट कम करनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो हीट कम करनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसका मतलब जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम होगा, इसलिए ये फॉर्म। क्लियर मेरे बच्चों? जल्दी बोलना, जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा पहली पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउंड्स। देखो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द राउंड्स लॉ सजेस्ट्स। उसका रीजन है कि बिफोर, जो पहले सॉल्यूशंस में बनने से पहले फोर्सेस थी, सॉल्यूशन बनने का फोर्सेस वीक हो गई, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, फोर्सेस वीक हो गई, इवेपोरेट ज्यादा आसानी से होगा, इवेपोरेट ज्यादा आसानी से होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये कब हो सकता था? ये तब हो सकता था जब एक पोलर को पोलर में डाल दे, एक पोलर को एक नॉन पोलर में डाल दे, तो फोर्सेस कम हो जाएंगी, या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज कर जाए, तो बेटा हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव डिविएशन होगी। इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस टूटेंगी, वीक फोर्सेस बनेंगी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और एंडोथर्मिक फॉर्मेशन होगी। सॉल्यूशन जो होगी दैट विल कूल डाउन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, यानी 10 प्लस करके 22 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज,
थर्मोडायनामिक पैरामीटर में टी डेल्टा एच का ग्राफ ऊपर, डेल्टा एच का नीचे, डेल्टा जी जीरो लाइन से नीचे, और ग्राफ राउल्स लॉ का ऊपर की तरफ को होगा बेटे। और इसमें जब मिक्स करते चले जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन फोर्सेस बिकम वीकेस्ट, जब फोर्सेस वीकेस्ट हो जाएंगी तो ए बी को पकड़ के नहीं रख सकेगा, बी ए को नहीं पकड़ के रख सकेगा, दोनों both will boil at the same temperature, so they cannot be distilled and they are constant boiling mixtures called as azeotrophs। और उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट either of the component से कम होगा, इसलिए it will be minimum boiling azeotroph। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारा मैंने आपको दोबारा रिवाइंड करके बता दिया है। तो ये तो था बेटा मेरे पास पहला पॉजिटिव डिविएशन, मैंने क्लियर करी तुम्हारे को राउल्स लॉ से। क्या होती है पॉजिटिव डिविएशन, क्यों होती है पॉजिटिव डिविएशन, कहां होती है पॉजिटिव डिविएशन, क्या क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन से, और क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारा क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। ठीक, चलो बच्चे, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का, इसमें से कंपटीशन में क्वेश्चन आना ही है, 4 नंबर का पार्ट है बेटा। लोग 15-20 मिनट में करवा के आगे चल जाएंगे, क्योंकि रट्टा मरवाएंगे ना, सीधे सीधे लिखेंगे हाँ जी पॉजिटिव डिविएशन इसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डिविएशन इसमें नेगेटिव होता है, सिर्फ एक पॉइंट समझाएंगे आगे चलेंगे। नहीं ना यार, ठीक, आगे चलो। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव deviation from the Rolle's law, negative deviation from the Rolle's law। अब नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या है बेटा? नेगेटिव डिविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर ऑब्जर्व इज लेस देन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल। ठीक, मतलब पी ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए था वो होना तो चाहिए था पीए डिग्री एक्स ए प्लस पीबी डिग्री एक्स बी के बराबर होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली लेस देन दैट। ठीक, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम हो जाना, ठीक, जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। ऑब्वियसली व्हाट शुड बी द रीजन फॉर दैट? अब तुम रीजन बहुत आराम से गेस कर सकते हो। रीजन ये हो सकता है कि फोर्सेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिफोर द सॉल्यूशन should be less than forces after the solution। ठीक है, forces before the formation of solution is forces after the formation of solution। ठीक है जी, forces before the formation of solution, forces after the formation of solution। ठीक है जी, इस केस में बेटे हमारे पास अगर आप ध्यान दोगे, मतलब हम ये बोल सकते कि ए से ए जो फोर्सेस हैं, ए से ए जो फोर्सेस हैं, ठीक, और बी से जो बी फोर्सेस हैं वो बेटे वीक होती होंगी पहले कभी, ये फोर्सेस वीक होती होंगी यार, ठीक, लेकिन जब ए से बी को मिक्स किया गया तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बन गई, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बन गई। ऐसे केस में बेटे हमारे पास डेफिनेटली नेगेटिव डिविएशन होती नजर आएगी, नेगेटिव डिविएशन होती नजर आएगी। अब ये कब होती होगी? नंबर 1, हम ये बोलते हैं व्हेन पोलर इज एडेड टू पोलर, पोलर इज एडेड टू पोलर, ठीक, एंड न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड।
न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जो पहले नहीं थे। पहली बात ऐसी हो सकती है, जैसे बेटे मेरे पास मान लो एक था क्लोरोफॉर्म CHCl, ठीक, और एक था एसीटोन। बेटा ना तो एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में था, ना क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में था, बट जब इसको मिक्स किया, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है, ठीक है। अब जब इसको मिक्स किया, सो दिस हाइड्रोजन स्टार्ट्स फॉर्मिंग एन अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं, तो हाइड्रोजन इज वेरी मच पॉजिटिव, दिस नेगेटिव। सो नए तरह के बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसी तरह से इसी क्लोरोफॉर्म का आप ईथर के साथ भी शो कर सकते हो, CH3OCH3। यहां पे भी नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म एंड ईथर के, ठीक है। इसी तरह से बेटे आप कर सकते हैं एसीटोन एनिलीन, एनिलीन होगा C2H5NH2, और एसीटोन ये जो ऊपर लिख ही रहे हो तुम CH3, इनमें नए हाइड्रोजन बॉन्ड सभी में बनेंगे। और या फिर दूसरी चीज होती है यहां पर कि पोलर थिंग इज एडेड टू पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यानी पोलर substance in non-polar substance having loosely held electrons, जैसे बेटे हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ये था भाई, देखना ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। और बेंजीन था, बेंजीन नॉन पोलर था, ठीक है जी, बेंजीन नॉन पोलर था, क्लोरोफॉर्म पोलर था। अब ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था? H से ले रहा था, पॉजिटिव। और इसके पाई, आपको याद है पाई इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन अपनी तरफ सीटियां मारेगा, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तो इसलिए बेंजीन इस क्लोरोफॉर्म के H की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लूजली हेल्ड था। हाँ, अगर सिग्मा बॉन्ड होते तब नहीं होता ऐसा, पाई बॉन्ड्स आर लूजली हेल्ड, वो आसानी से हो सकता। तो ये दो तो हो ही गए, एक तो पोलर में डाला, नए हाइड्रोजन बॉन्ड बने, या फिर पोलर को नॉन पोलर में डाला जिसमें पहले से लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अरे खास बात बता दें, वेयर हाइड्रेशन इज वेरी वेरी हाई, वेयर हाइड्रेशन इज वेरी हाई, थर्ड पार्ट ये बताना ही किसी ने नहीं है भाई, वेयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रेशन इज वेरी हाई। तीसरा पॉइंट, वेयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे ध्यान से समझना, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डालते हो, ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन, जैसे बोला HCl वाटर, H2SO4 वाटर, HNO3 वाटर, ये सब के सब HCl वाटर, ठीक, ऐसे H2SO4 वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन तीन जगह पे नेगेटिव डेविएशन, कहां पे? जहां नए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या फिर लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव स्पीशीज के सामने आ जाए, हाईली पॉजिटिव के सामने, और या फिर
किसी एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डाल, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डालो तो ऐसा होता है। समझ में आई बात? क्लियर? अब देखो बेटे, हाइड्रेशन हाई होने का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना वाटर में डालते हैं वो टूट जाते हैं आयंस में, तो आयन के आसपास वाटर इकट्ठा ही ज्यादा हो जाता है। जब वाटर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, उससे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं वाटर और आयंस के। बोलो क्लियर? यस। अब देखो बेटे आगे, अगली बात हमारे पास आएगी प्रॉपर्टीज कि ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये आएगी अगली बात। देखो बेटा, ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात आएगी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ठीक? देखो बेटा, वीक फोर्स से टूटी, स्ट्रॉन्ग बनी, तो फोर्स बनाने के लिए, फोर्स तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कम है, एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा है, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी यहां फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है? सॉल्यूशन वार्म्स अप, सॉल्यूशन वार्म्स अप ऑन फॉर्मेशन। याद करो, सर ने आपको 3 ग्लास लेने को कहा था, एक में बोला ग्लूकोज प्लस वाटर, एक में NaCl प्लस वाटर, एक में प्लेन। ग्लूकोज वाला तो मैं बताया ठंडा, अब जो NaCl और वाटर वाला करना टच, तो जिसमें कुछ नहीं डाला था उसके मुकाबले वार्मर हो, तो मजे की बात है ग्लूकोज वाला ग्लास थोड़ा ठंडा होगा किसके मुकाबले, जिसमें कुछ भी नहीं डाला, और NaCl वाला गर्म होगा क्योंकि NaCl में क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। तो वही यहाँ पे, यहाँ खैर NaCl के लिए नहीं लग रहा है लॉ, क्योंकि यहाँ तो वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए लग रहा है, ठीक, और NaCl तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक, यहाँ वो बात नहीं है, बट येट ऐसे एक एग्जांपल दिया है जैसे में सॉल्यूशन जो होती है वार्म अप हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यू कैन से, ठीक, सॉल्यूशन। एनी डाउट्स? सब वार्म अप कैसे होती है जब ज्यादा तो वो कहां जाएगी, सराउंडिंग में? सराउंडिंग कौन सा है, सॉल्यूशन ही तो है, वही तो एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ऑब्वियसली सॉल्यूशन वार्म्स अप। अब दूसरी बात, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करते हुए डेल्टा V विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों भैया? देखो पहले फोर्सेस वीक थी, मॉलिक्यूल दूर दूर थे, अभी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग आ गई, मॉलिक्यूल पास आ गए, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग आ गए, मॉलिक्यूल पास आ गए, अब कहा के मॉलिक्यूल पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी यहां पे 10 मिलीलीटर डाला ऑफ A इन 10 मिलीलीटर से ऑफ B, मिलना चाहिए था 20 और मिला कितना, 19 मिलीलीटर, कम हो गया मेरे दोस्त, गड़बड़, ठीक है जी। तो ऐसे केस में डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव, पर बेटा डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग, ये तो काट के हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना है, ये तो पता ही है, क्यों जी? अब ऑब्वियस सी बात, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, thermodynamic parameters is the zero liner. So this is 0, this is also 0. So this is zero liner. ठीक है जी? When it is a zero liner, ठीक, हमें ये पता है कि यहां से यहां जाते हुए, ठीक, पहली बात डेल्टा एच नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ होगा नीचे वाला, ये डेल्टा एच का ग्राफ होगा, दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग,
ये डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होगा। क्लियर? वहीं पर बेटे जी हमारे पास टी डेल्टा एच तो ऊपर ही रहना है, ये तो श्योर ही है क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहना है ना भाई, टी डेल्टा एच तो ऊपर ही रहना है। अब अकॉर्डिंगली तुम जानते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान देना, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो सारी चीज माइनस, तो डेल्टा जी माइनस और माइनस माइनस ऐड होके डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच से बढ़, ये ग्राफ डेल्टा जी का होगा थोड़ा ज्यादा नीचे। सो दिस इज ग्राफ ऑफ डेल्टा जी मिक्सिंग। ये डेल्टा जी मिक्सिंग का ग्राफ हुआ करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का ग्राफ समझ में आया तो बेटा? डेल्टा जी मिक्स भी हमेशा डेल्टा एच मिक्स से नीचे ही रहेगा ना? ऑब्वियसली ये भी माइनस दोनों ऐड होंगे तो उसकी वैल्यू नीचे हो जाएगी ना बेटा। नो, ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ का ग्राफ जो कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था रॉल्स लॉ का ग्राफ। ये वेपर प्रेशर, ये एक्स बी, ये एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू, यहां एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये एक्सपेक्टेड ग्राफ होना चाहिए था, बट हुआ क्या? ये ग्राफ एक्सपेक्टेड से नीचे आया, लाइक दिस। एक्सपेक्टेड से नीचे आया लाइक दिस, एक्सपेक्टेड से नीचे आया लाइक दिस। सो हरे वाला ग्राफ रहेगा बेटा, एक्सपेक्टेड से नीचे वाला ग्राफ रहेगा, ऊपर वाला ग्राफ रहेगा ही नहीं ना। ग्राफ भी समझ में आ गया। अब अगली बात समझिए, जब इन दो को मिक्स करते जा रहे हैं तो इनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। मिक्स करते जाएंगे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग बनती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग बनती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना भाई? जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना व्हेन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ लेगा स्ट्रॉन्गली, ना जाओ सही है छुड़ा के भैया, अभी उड़ेंगे तो दोनों उड़ेंगे, नहीं तो नहीं उड़ेंगे, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। क्या उस समय ये डिस्टिल किए जा सकेंगे? नहीं। तो एट द पॉइंट व्हेन फोर्सेस becomes strongest, at the point when forces become strongest, वो पॉइंट जहां पे फोर्सेस जो होंगी स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, at the point when forces become strongest, solutions cannot be separate, ठीक? components cannot be distilled, या solution cannot be distilled, solution cannot be distilled and forms azeotrope। क्या बनाएगा? azeotrope बना देगा, ठीक? ऐसे समय पे azeotrope बन जाएगा, ठीक? वही यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा। अब अगर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं 60 डिग्री रखता हूं, इसका 100 डिग्री रखता हूं, तो क्या मेरे को बता सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 से नीचे, 60 और 100 के बीच में, या 100 से ज्यादा? क्या होना चाहिए? More than 100. शाबाश, दिस विल बी मोर देन 100।
यानी यहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो ये एजियोट्रॉप बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो दिस गिव राइज टू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात बच्चों, ठीक? कि एजियोट्रॉप कौन चीजें बनाती हैं? एजियोट्रॉप होते क्या है बेटा? एजियोट्रॉप होते कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिनको हम डिस्टिल नहीं कर सकते, उनको एजियोट्रॉप बोलते हैं। हाँ जी विनीत, पूछो बेटे। तो एक्चुअली मेरा मार्क का टेस्ट 230 पे, तो मैं लीव कर दूं? खत्म ही है। ओके, तो हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक? पहली बात यहां पे मैं बात कर रहा था कि एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो कौन बनाते हैं बेटा? जिसमें डिविएशन हो। आइडियल सॉल्यूशन कभी एजियोट्रॉप नहीं बनाते, ठीक? जिसमें डिविएशन हो। अगर नेगेटिव डिविएशन होगी, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव से मैक्सिमम और पॉजिटिव से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जल्दी पहुंचेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। क्लियर? Yes. तो ऐसे करके बेटे आज हमने पढ़ी आइडियल सॉल्यूशंस कौन सी होती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सी होती, कौन बनाता है, कैसे बनाता है। एजियोट्रॉप्स को आगे और पढ़ना है हमें, ठीक? होते हैं, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, ये सारा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक? एक बात बेटे, कल आई विल बी कमिंग टू चंडीगढ़, ठीक? फॉर अ सर्टेन पीरियड, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में 2 बजे तक चंडीगढ़ में होऊंगा, ठीक? तो जिन जिन को नोट्स लेने हैं, ठीक, वो मेरे को ये बता दो, जिनको हार्ड कॉपीज ऑफ नोट्स चाहिए, ठीक है, वो मेरे को ये बता दो कि भैया अतुल सर के पास छोड़ के जाऊं? हाँ जी, आपकी क्लास कितने बजे है वहां पर? सर क्लास सुबह, हाँ, सर क्लास तो सुबह लगेगी वहाँ पे। कितने बजे? मैं सुबह सर जाऊंगा ना, 11:30 लास्ट बैच होगा सुबह का। 11:30 तक वहां होंगे तुम? यस सर। So I'll be there at 11:30 by 12, ठीक है? तो मैं सर से बात कर लूंगा, मैं देखता हूं अभी, और आपको शाम को मैं डाल दूंगा सारा व्हाट्सएप पे कल का मेरा प्रोग्राम जो होगा। सो जिसको नोट्स चाहिए होंगे मैं वहां छोड़ देता हूँ, या वहां पे खुद ही मिल जाऊंगा। यू कैन हैव योर नोट्स, दिक्कत ना आए, तो जो भी जिसको चाहिए होंगे कल ले लेना, ठीक है बेटा? थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।